24 दिसंबर 1999 ये वो तारीख थी जब भारत का एक विमान 178 यात्री चालक दल के सदस्य क्रू मेंबर्स के साथ नेपाल के काठमांडू में इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भारत की राजधानी दिल्ली के लिए टेक ऑफ करता है। और उस विमान के पायलट थे कैप्टन देवी शरण, फ्लाइट इंजीनियर थे अनिल जांघिया और को पायलट थे राजेंद्र। ये अपने जहाज को सुरक्षित तरीके से आसमान की ओर प्रवास कर रहे थे, ऊंचाई पर जा रहे थे। तभी फ्लाइट इंजीनियर अनिल जांघिया कॉकपिट से बाहर निकलते हैं, यात्रियों की ओर आते हैं। लेकिन जैसे ही यात्रियों के पास पहुंचते हैं तो अपने सामने एक ग्रे कलर का सूट पहने, चेहरे को ढके हुए, नकाबपोश एक व्यक्ति को हाथ में पिस्टल लिए हुए देखते हैं। और वो व्यक्ति फौरन बोलता है वापस जाइए, और उनके साथ सीधे कॉकपिट में आता है। अब चालक दल के सदस्य हैं, वो आंखों ही आंखों में इशारा करते हैं, वो समझ जाते हैं कि विमान का अपहरण हो चुका है। लिहाजा फौरन सूझबूझ का परिचय देते हुए अनिल जांघिया जो फ्लाइट इंजीनियर थे वो हाईजैकर से बोलते हैं, सर आइए बैठिए, आप क्या चाहते हैं। लेकिन वो बोलता है चुपचाप आवाज बंद रखिए, बोलने की इजाजत नहीं है, और प्लेन को सीधे लाहौर की ओर रवाना कीजिए। तभी कैप्टन देवी शरण बोलते हैं, सर जहाज में इतना फ्यूल नहीं है कि हम लाहौर का सफर तय कर पाए, हमें भारत में ही किसी नजदीकी एयरपोर्ट पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। हमें पहले इसमें तेल लेना पड़ेगा, फ्यूल डालने के बाद फिर आप जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे। लेकिन उसने जिद की और बात करने को मना किया, सीधा अपना ऑर्डर फॉलो करने के लिए कहा। लेकिन किसी तरह धीरे धीरे ये सारे क्रू मेंबर्स जो होते हैं उस अपहरणकर्ता को समझाने में कामयाब हो जाते हैं कि जहाज में तेल खत्म होने वाला है, लिहाजा अमृतसर के हवाई अड्डे पर हम जहाज को उतारेंगे। और ये अपहरणकर्ता इसकी इजाजत दे देते हैं। और चूंकि कैप्टन देवी शरण लंबी फ्लाइट का उनको तजुर्बा था, हजारों घंटे फ्लाइट उड़ा चुके थे, काफी एक्सपीरियंस होल्डर पायलट थे, लिहाजा उन्होंने अपने जो इमरजेंसी संकेत होता है उसके द्वारा भारतीय एटीसी को ये बता दिया कि हमारा जो विमान है वो हाईजैक हो चुका है, उसका अपहरण हो चुका है। लिहाजा आनन फानन में एक टीम इस पूरे प्रकरण पर नजर रखने के लिए बनाई गई, एक टीम गठित की गई। काफी काबिल इंजीनियर और एयरपोर्ट के अधिकारी उस टीम में रखे गए। ये लगातार विमान पर अपनी नजर रख रहे थे। और ज्यों हुई 7:01 पर अमृतसर के गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जहाज सुरक्षित लैंडिंग करता है, उसी वक्त एटीसी जो भारतीय एटीसी है इसने अमृतसर एयरपोर्ट के अधिकारियों को यह खबर दी थी, मैसेज किया था कि जहाज में तेल जितना संभव हो उतना देरी से डाला जाए, यानी आपको डिले करना है, ज्यादा से ज्यादा वक्त जहाज को एयरपोर्ट पर रोकना है, जिससे हम कोई अच्छी तरीके से प्लान बनाकर हमें सोचने का, प्लान बनाने का मौका मिल सके और हमें अपना विमान इन हाईजैकर से छुड़वाने का पूरा चांस, वक्त मिल सके। लिहाजा जो हवाई जहाज है नीचे उतर चुका था। 40 मिनट जहाज को उतरे हुए हो चुके थे, लेकिन कहीं तेल के टैंकर का आता पता नहीं था। लिहाजा जो आतंकी थे, जो हाईजैकर थे, वो समझ चुके थे कि यहां हमारे खिलाफ कोई प्लानिंग की जा रही है। लिहाजा उन्होंने कुछ यात्रियों को पकड़ा और उनको पकड़कर दूसरी तरफ ले गए, उनके साथ मारपीट भी की, उनके साथ हमलेबाजी की। और इसी हमले में एक व्यक्ति रूपेन कात्याल, उनकी गर्दन पर चाकू लग जाता है और खून का फव्वारा निकलने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद सीधा ये जो हाईजैकर है जो ये कॉकपिट में जाता है और फ्लाइट इंजीनियर अनिल जांघिया को पकड़ करके उसी स्थान पर लाता है। उनके सिर पर सीधे पिस्टल रख के उल्टी गिनती शुरू करता है। वो कहता है अगर यदि तेल नहीं मिला तो हम एक एक करके सबको मार डालेंगे। और फ्लाइट इंजीनियर अनिल जांघिया जिनके सिर पर पिस्टल रखी हुई थी, उनके सिर पे पिस्टल रखकर वो उल्टी गिनतियां गिन रहा था। लिहाजा अब जो पायलट हैं उनके अंदर एक मायूसी छा गई, उनका जो कॉन्फिडेंस था वो कम होने लगा था। लिहाजा ऐसी सिचुएशन में एक घबराहट तो एक आम बात है, लेकिन वो मजे हुए भारतीय पायलट थे।
लिहाजा उन्होंने विमान को उड़ाने में ही समझदारी दिखाई। चूंकि अमृतसर से लाहौर की दूरी लगभग 60 किलोमीटर के आसपास की है, उनको लगा कि हो सकता है हम सुरक्षित लैंडिंग कर जाएं, लेकिन अब उस वक्त कर भी क्या सकते थे जब सिर पे पिस्टल रखी हो, अपहरणकर्ता अपनी जिद पर अड़े हो, 178 यात्रियों की सुरक्षा और जिंदगी का सवाल हो, खुद के सिर पर मौत साए की तरह मंडरा रही हो। लिहाजा उन्होंने तुरंत जहाज को लाहौर की तरफ उड़ा दिया, टेक ऑफ किया और जैसे ही पाकिस्तान की सीमा में घुसे, भारतीय सीमा क्रॉस की, तुरंत पाकिस्तानी एटीसी द्वारा इनको वार्निंग दी गई कि आप अपना जहाज वापस कर लें, नहीं तो हम आपके जहाज को गिराने के लिए बाध्य होंगे, हमारे सैनिक आपका विमान गिरा देंगे। चूंकि इससे पहले लाहौर एयरपोर्ट अथॉरिटी से ये इजाज़त मांगी गई थी एयरपोर्ट पर उतारने के लिए, लेकिन उनकी ओर से इजाज़त नहीं दी गई थी। लिहाजा जब बिना इजाज़त के उनकी सीमा में घुसे तो एटीसी द्वारा ये मैसेज आया कि हम आपका जहाज गिरा देंगे। तो पायलट ने फौरन, जो देवी सर थे, उन्होंने फौरन कहा हमारे सिर पर पिस्तौल है और हम आपके एयरपोर्ट पर आने के लिए बाध्य हैं, हम वापस नहीं हो सकते, हमारे सिर पर पिस्तौल लगी हुई है। लिहाजा जो एयरपोर्ट अथॉरिटी लाहौर की है, उन्होंने रनवे की सारी बत्तियां बुझा दी और जो सिग्नल, जो सिंबल एक हवाई जहाज को उतारने के लिए, सुरक्षित तौर पर लैंडिंग कराने के लिए जिम्मेदार होते हैं, जरूरी होते हैं, सबको बंद कर दिया गया, बुझा दिया गया। अब चूंकि जो हवाई जहाज है वो लगातार हवा में था, लगातार फ्यूल खत्म हो रहा था, खतरे की ओर बढ़ रहा था, विमान क्रैश भी हो सकता था। लिहाजा जो पायलट थे, बहुत, जो मैंने कहा, बहुत सूझबूझ का परिचय देते हुए, चूंकि मजे हुए पायलट थे, उन्होंने फिर से पाकिस्तान लाहौर अथॉरिटी से संपर्क किया। उनको बताया अब हम आपकी सड़कों पर लैंडिंग करने वाले हैं, चूंकि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, फ्यूल लगातार खत्म हो रहा है। उन्होंने सोचा यदि हम सड़कों पर, एक सड़क पर लैंड कर देंगे या अच्छे लंबे ग्राउंड पर लैंड करेंगे, ये चूंकि पायलट को, एक जो पायलट होता है उसको ट्रेनिंग के दौरान ये सिखाया जाता है, यदि इस हालत में आप हैं तो कैसे जहाज को क्रैश लैंडिंग करा करके कम से कम नुकसान होता है, लेकिन बहुत बड़े नुकसान से बचा लिया जाता है। छोटे नुकसान के साथ प्लेन को क्रैश लैंडिंग दी जाती है। उसी सिखलाई के अनुसार उन्होंने सड़क पर प्लेन को उतारने की सोची। उन्होंने सोचा यदि इसको सड़क पर हम लैंड कराएंगे तो कम से कम क्रैश लैंडिंग होगी, उसमें जहाज टूट जाएगा, नुकसान होगा, लेकिन कम से कम 70-80 व्यक्तियों की जान बचाई जा सकती है। लिहाजा उन्होंने क्रैश लैंडिंग की सोची। जब पाकिस्तानी अधिकारियों को ये पता लगा तो उन्होंने सोचा यदि ऐसा हुआ तो इसमें पाकिस्तान के जो नागरिक हैं, जो ट्रैफिक है सड़क पर, उनका भी भारी नुकसान होने का अंदेशा था। लिहाजा उन्होंने फौरन एयरपोर्ट पर ही सुरक्षित लैंडिंग की इजाज़त दी। सारी बत्तियों को ऑन किया गया, इनको मैसेज दिया गया कि आइए अब हमारे हवाई अड्डे पर सुरक्षित तरीके से लैंड करिए। अब जहाज लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड कर चुका था। वहाँ बहुत ज़्यादा समय तक जहाज रुका नहीं। वहाँ से इसमें टैंकर द्वारा तेल भरा गया। उसके बाद सीधे वहाँ से दुबई के लिए, चूँकि कंधार जाना था लेकिन रात हो चली थी, तो कंधार में रात्रि कालीन के दौरान हवाई जहाज उतारने में दिक्कत होती थी, इजाज़त थी नहीं। लिहाजा सीधे दुबई पहुँचते हैं और दुबई पहुँचकर जो अपहरणकर्ता थे वो पायलट से कहते हैं कि एक व्यक्ति जो आपका, जिसकी मृत्यु हुई है, उसको यहाँ, उसकी डेड बॉडी यहाँ उतार दें। लेकिन जो यूएई के अधिकारी थे उनसे भारत लगातार संपर्क में था। लिहाजा उन्होंने उन अपहरणकर्ताओं से बात करके दबाव बनाया कि जो बीमार हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, जो बीमार हैं उनको यहाँ उतारिए, तब आपको हम फ्यूल देंगे, अन्यथा नहीं। उनकी इस जो उन्होंने पेशकश की थी उसके आगे झुकना पड़ा, उनकी वार्निंग के आगे झुकना पड़ा। लिहाजा उन्होंने रूपेन कात्याल की डेड बॉडी को वहाँ उतारा। उसके साथ 27 ऐसी महिलाएं, जो बुजुर्ग थीं, महिलाएं थीं, बच्चे थे और कुछ बीमार व्यक्ति, यानी 27 लोगों को रूपेन कात्याल के शव के साथ सबको उतार दिया। उसके बाद उनको तेल दिया गया और सीधे यूएई के लोकल समय के मुताबिक लगभग 6:30 बजे सीधे फ्लाइट को लेकर के कंधार हवाई अड्डे पहुंचते हैं। और कंधार पहुंचने के बाद विमान वहां खड़ा हो जाता है और लगभग 6 दिन के आसपास वहां विमान खड़ा रखा गया था।
पूरे घटनाक्रम में। और अब 27 विमान वहां खड़ा हुआ था। 27 दिसंबर को भारत की तरफ से एक प्रतिनिधि मंडल कंधार पहुंचता है। उसमें विदेश मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी यानी संयुक्त सचिव विवेक काटजू और इंटेलिजेंस के डिपार्ट के अजीत डोभाल, जो पाकिस्तान में कई साल भारतीय जासूस के तौर पर रहे थे, एक सफल भारतीय जासूस जो पाकिस्तान में रहकर के तमाम सूचनाएं भारत को भेजता रहा और सुरक्षित तरीके से वापस आया। अजीत डोभाल एक काबिल अधिकारी, वो वहां पहुंचे थे। विवेक काटजू ने तालिबान से बात करना शुरू की और अजीत डोभाल ने अपहरणकर्ताओं से बातचीत करना शुरू कर दी। अब चूंकि इस दौरान खाने पीने की बहुत दिक्कत आ रही थी, क्योंकि वहां हमारे जो यात्री थे वो लगभग सारे शाकाहारी थे, वेजिटेरियन थे, लेकिन वहां जो खाना था वो सारा नॉन वेज था, चिकन था, मटन था, मोटी मोटी रोटी थी, लिहाजा खाने की बहुत दिक्कत थी। लिहाजा भारत के रिक्वेस्ट पर उनको वहां की एक मोटी रोटी आती है, वो राजमा वगैरह इस तरीके की सब्जी और रोटी मंगवाई गई। लिहाजा खाना बहुत कम, जो अपहरणकर्ता हैं उनके द्वारा सिर्फ 50 आदमियों के आसपास का खाना दिया जा रहा था। वो एक सोची समझी रणनीति के तहत ऐसा कर रहे थे ताकि ये सवारियां घबराएं, भूख से तड़पें और भारत पर दबाव बने, हमारी मांगे मानी जाए। लिहाजा बहरहाल उसके बाद जो अजीत डोभाल हैं उनमें और उनकी बात लगातार बढ़ रही थी। चूंकि पूरे दुनिया में ये पता लग चुका था कि भारत का विमान IC-814 हाईजैक हो चुका है, तो जो परिजन थे, भारत के लोग थे, लगातार उनका गुस्सा बढ़ रहा था। जो भारतीय मीडिया है उसका दबाव लगातार सरकार पर बढ़ रहा था। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी दिन को रातों को सो नहीं रहे थे, दिन रात अपनी टीम के साथ इसी पर विचार कर रहे थे किस तरीके से अपहरणकर्ताओं से अपने यात्रियों को सकुशल देश बुलाया जाए। भारतीय मीडिया का लगातार दबाव बढ़ रहा था। जो यात्री थे उनके जो परिजन है वो लगातार हंगामा कर रहे थे, मांग कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। इस तरीके से विरोध की स्थिति पैदा हो रही थी। वक्त बढ़ रहा था, वक्त सेकंड सेकंड करके बढ़ रहा था। जो अंदर यात्री बैठे थे उनका एक एक सेकंड एक एक साल के बराबर कट रहा था। भयंकर मंजर था, मौत सामने खड़ी थी। लिहाजा जो भारतीय मीडिया है वो फिर सरकार पर लगातार दबाव बना रही थी। अब चूंकि जब बातचीत हो रही थी तो अपहरणकर्ताओं ने जो अपने यात्री थे, जो प्रतिनिधि मंडल, माफी चाहूंगा, जो अपना प्रतिनिधि मंडल था भारत की तरफ से गया था, इनसे कहा कि इन यात्रियों के बदले हमारे 36 चरमपंथियों को रिहा करें और कई हजार अमेरिकी डॉलर की रकम दे। लिहाजा जो हमारे अजीत डोभाल साहब थे उन्होंने भारत की तरफ से कहा कि भारत एक गणराज्य है। जम्मू कश्मीर के CM जो फारूक अब्दुल्ला हैं, क्योंकि वहां की घटना थी, आतंकी वहां आतंकी तिहाड़ जेल में बंद थे, कुछ आतंकी जम्मू कश्मीर में थे, तो उन्होंने कहा भारत एक गणराज्य है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, तत्कालीन फारूक अब्दुल्ला, इस बात के लिए कभी राजी नहीं होंगे। तो अपहरणकर्ताओं ने कहा, उनकी तरफ से तर्क दिया गया कि जब रुकैया शहीद को किडनैप किया गया था और छोड़ा गया था तब भी फारूक अब्दुल्ला ही मुख्यमंत्री थे। उसके बाद जो भारतीय विदेश मंत्री हैं जसवंत सिंह, वो एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और देश को बताते हैं कि देश और इंटरनेशनल मीडिया को बताते हैं कि अपहरणकर्ताओं ने अजहर मसूद सहित 35 आतंकी और एक आतंकी मृत सज्जाद अफगानी, उसकी लाश को और 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर की मांग की है। लिहाजा इंटरनेशनल मीडिया हमारा सहयोग करे और हमारी मुश्किल की घड़ी में हमारा साथ दे। अब लगातार दबाव बढ़ रहा था। तालिबान जो है उसको इसमें मिलाया गया। भारत ने तालिबान से रिक्वेस्ट की तो तालिबान के हस्तक्षेप के बाद जो मृत अफगानी की लाश है वो मांग वापस ले ली गई। उस मांग को वापस ले लिया गया। अब तारीख आती है 29 दिसंबर की रात। 29 दिसंबर की रात होती है और अब अपहरणकर्ताओं की ओर से ये घोषणा की जाती है कि भारत के साथ हमारी बातचीत विफल हो गई है, असफल हो गई है। लिहाजा उस रात, उस 29 दिसंबर की रात गुजरने के बाद जब सुबह होती है तब यात्रियों को बहुत जल्दी उठाया जाता है, उनसे उठने के लिए बोला जाता है और उनसे कहा जाता है कि अब आपका आखिरी समय नजदीक है, आखिरी वक्त आने वाला है। लिहाजा आप अपने अपने तरीके से, आप जिस धर्म के
अनुयायी हैं उसके सर्वशक्तिमान को आप अपने अपने भगवान को, खुदा को याद कर लें। लिहाजा आपके जो दिल्ली में बैठे जो आपके खादी वाले नेता हैं, जो आपके धोती पोस्ट नेता हैं, उन्होंने हमारी बात मानने से इनकार किया है। उनको आपकी जान की कोई परवाह नहीं है। लिहाजा अब आप अपने अपने गॉड को याद कर लें। अब एक एक करके सबको मारा जाएगा, मौत की नींद सुलाया जाएगा। ये सुनकर तमाम यात्री आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं, चेहरे सूख जाते हैं, उदास हो जाते हैं। सोचिए वो मंजर, जरा उसकी कल्पना करके देखिए। कल्पना करने मात्र से ही हमारे आपके जब रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो उन यात्रियों का जो लगातार 5-6 दिनों से ये भीषण त्रासदी को झेल रहे थे, उनका क्या हाल हुआ होगा। कई यात्री तो भूख से परेशान थे, खाना मिल नहीं रहा था, मौत सामने खड़ी थी, सांसें अटकी हुई थी। चूंकि अब आतंकियों की ओर से ये घोषणा की गई, तो अब सबने अपने अपने तरीके से भगवान का नाम, खुदा का नाम, अल्लाह का नाम लेना शुरू कर दिया। और फिर उसके बाद जो आतंकी थे वो आपस में बातें करते हैं। अब लगातार वक्त गुजर रहा था। जो हमारे यात्री थे उनकी आंखों में आंसू थे, पूरे जहाज में सन्नाटा था। चूंकि रात में कम सोए थे, उसके बाद उनको सुबह जल्दी उठाया गया और उनको ये सब बात बताई गई। तो फिर उनको लगा कि ये शायद हमारी जिंदगी की आखिरी रात थी, हमारे जीवन का ये आखिरी पल है। चूंकि जो आतंकी थे उन पर लगातार जो लोकल सरकार थी, तालिबान, अफगानिस्तान, बाकी दुनिया की जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, वो लगातार ये दबाव बनाने का प्रयास कर रहे थे कि जल्दी से जल्दी यात्रियों को छोड़ा जाए। लिहाजा आखिर में बात इस प्रकार बनी, आतंकियों ने फिर कुछ देर के बाद ये घोषणा की, क्योंकि उस दिन तारीख अब ये लगातार सफर चल रहा था। यात्रियों से जो आतंकी हैं उन्होंने घोषणा की। चूंकि आधे घंटे का वादा किया था, लेकिन फिर वो वापस नहीं आए। पूरा दिन गुजर गया, रात गुजरी, उसके बाद फिर तारीख आती है। ये लगातार बात का सिलसिला एक बार फिर चल पड़ा। फिर से एक बार बातचीत शुरू हो चुकी थी। आतंकियों को ये भारत की ओर से जो प्रतिनिधिमंडल है, उन्होंने ये आश्वासन दिया कि आपकी मांगे हम मानेंगे, लिहाजा कोई अनर्थ कदम ना उठाया जाए, कोई अनहोनी घटना को अंजाम ना दिया जाए, हम आपकी बात मानेंगे, हम लगातार सरकार से संपर्क में हैं। इस प्रकार वक्त गुजरता रहा। अब तारीख आती है 31 दिसंबर, और ये वो तारीख थी जब इस काले अध्याय का समापन होना था, इस काले चैप्टर का अंत होना था। त्रासदी चल रही थी, यह खत्म होनी थी। अब जो आतंकी हैं वो लगातार आपस में गले मिल रहे थे, नारे लगा रहे थे, खुशियां मना रहे थे। तो अब यात्रियों को लगा कि हो सकता है भारत की ओर से इनकी मांगे मान ली गई हो। लगता है अब हमें जीवन जीने को मिलेगा, हमारी जान बख्शी जाएगी। चूंकि बहुत खुशी से ठहाके लगा रहे थे, अब उनकी ओर से बताया गया कि हमारी मांगों को मान लिया गया है, लिहाजा अब आप अपने अपने देशों को पहुंच सकेंगे। ये सुनने के बाद जो यात्री हैं उनके चेहरे जो मुरझाए हुए थे, बिल्कुल मौत के इंतजार में काले पड़ चुके थे, अब उनमें रौनक लौटी, खुश हुए, बच्चों में खुशियां आई, यात्रियों ने खुशियां मनाई और जल्द से जल्द उस लम्हे का इंतजार करने लगे जिस लम्हे में उनको प्लेन्स, इस काल कोठरी रूपी, इस मौत रूपी कोठरी प्लेन से बाहर निकलने का मौका मिले। उस पल का इंतजार करने लगे। और भारत की ओर से विदेश मंत्री जसवंत सिंह खुद दुर्दांत आतंकी अजहर मसूद, उमर शेख और मुश्ताक अहमद जरगर को विशेष विमान से लेकर के कंधार के हवाई अड्डा पहुंचते हैं। वहां पहुंच करके उनको एक प्रक्रिया के तहत उनको दिया जाता है, उनके हवाले किया जाता है। बदले में सारे यात्री छोड़े जाते हैं। जब यात्री बाहर निकलते हैं तो वहां कंधार के जो एयरपोर्ट अथॉरिटी की सिक्योरिटी होती है, वहां की लोकल सेना होती है, लोकल पुलिस होती है, वो सारे ओपन जीप में बड़ी बड़ी ग्रेनेड लॉन्चर, बड़ी बड़ी गन्स के सारे पूरे जहाज को घेरे हुए थे, पूरे जहाज के चारों ओर खड़े थे। उनकी ओर से कहा गया कि हमारे यहाँ महिलाओं को जीन्स पहनने की या बिना पर्दे की पाबंदी, आज़ादी नहीं है, लिहाजा आप सिर पे दुपट्टा रखें, सर को ढककर बाहर निकलें। तो महिलाओं को दुपट्टे, किसके पास शॉल थी या चादर थी, जो भी
कपड़ा था उसको सिर पे लपेटकर सिर ढक करके एक उनके तरीके के तौर पर उनको सुरक्षित उनकी सेना ने एयरपोर्ट के बाहर लेकर आए। तब यात्रियों की जान में जान आई। उसके बाद यात्रियों को विशेष विमान से भारत लाया गया, उनको विशेष खाना दिया गया। पहली बार उन्होंने जी भर के खाना खाया। अब उनको लगा कि हम अब मौत के चंगुल से बाहर निकल चुके हैं। उनमें से कुछ यात्री आज भी घटना को याद करते हैं तो उनके आज भी आंसू निकल पड़ते हैं, उनके रोंगटे आज भी खड़े हो जाते हैं। वो आज भी इस घटना को सोच करके सिहर उठते हैं। इस प्रकार इस खूनी सफ़र, एक त्रासदी वाली जो सफ़र था, उसका अंत हुआ। सभी यात्री सकुशल, बचे हुए यात्री थे वो रिहा हो चुके थे, अपने अपने घरों को पहुंच चुके थे। उसके बदले में भारत को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। दुर्दांत खूंखार आतंकियों को छोड़ना पड़ा। लिहाजा इस तरीके से इस पूरे चैप्टर का अंत हुआ और पूरी घटना 6 दिन की लगभग 1 वीक के बाद यह ख़त्म हुई। और हमें दीजिए इजाज़त। यदि आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और आपको आगे भी लगातार ऐसे वीडियो बनाने का मकसद हमारा ये होता है कि आपको तमाम जो सत्य घटनाएं हैं, जो अनहोनियां हैं, उनसे आपको रूबरू कराया जा सके और आपको सचेत, सुरक्षित, महफूज रखा जा सके। और इसी के साथ दीजिए इजाज़त। मैं शकील कादरी आपसे विदा लेता हूं। कल फिर एक नए एपिसोड में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए